नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे क्वाड समूह की, ताइवान के प्रति बढ़ती चीनी आक्रामकता की, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की रणनीति की और ग्लोबल साउथ की। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, पहला प्रश्न ये है कि क्वाड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस समूह के देशों ने हाल ही में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो करार किए हैं उसे कैसे देखते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच दुनिया क्या रणनीति बना रही है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। इन सबको कैसे देखते हैं? नीरज जी, सबसे पहले तो ये क्वाड बना क्यों जी, और कब बना, ये भी बहुत जरूरी है जानना। और क्वाड बना ही सिर्फ एक्चुअली देखा जाए तो इंडो पैसिफिक के लिए ही बना है। जी, कहने के लिए हम कुछ कहें, जी, ये कहा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है इंडो पैसिफिक। नाम भी इसका वही था शुरू में, इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और हिंदुस्तान, इंडिया बल्कि बाद में आया। पहले तो ये 3 देश एक साथ आए और फिर इसको जब जरूर देखी, इंडिया ने भी देखी और अमेरिका को भी लगा कि इंडिया एक है जो इस इलाके में डोमिनेट कर सकता है, तो उन लोगों ने बात किया और ये क्वाड्रिलेटरल बना जी। और इसकी शुरुआत तकरीबन 2007 से एक्चुअली हुई। वो तो 2004 से गई थी जी। अगर आपको याद हो कि मालाबार एक्सरसाइजेज हम करते हैं जी सी में, जिसमें सब देश होते हैं जी, उसके मालाबार एक्सरसाइजेज में, नेवल एक्सरसाइजेज में, तो उसमें पार्टिसिपेशन हुआ और ये चीज़ें हुई। 2007 में जब आसियान मीटिंग में सब वहाँ पर ये विदेश मंत्री मिले और हेड्स ऑफ स्टेट भी मिले थे, तो ये बातचीत हुई इसको आगे बढ़ाने के लिए, डायलॉग जी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इंडो पैसिफिक क्या है ये थोड़ा हमें जानना जरूरी है जी। देखिए, इंडो पैसिफिक में तकरीबन 14 देश हैं, मतलब 14 देश हैं जो कि यूएन के मेंबर्स हैं जी। 2 देश ऐसे हैं जो कि यूएन के मेंबर्स नहीं हैं जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसमें अगर आप देखें तो अभी तक हमेशा जो है अमेरिका का दबदबा रहा है जी। 7th फ्लीट और बाकी सब इनकी जो नेवल जितने जोर था, पैसिफिक इनका पैसिफिक कमांड भी है जी, जो कि उस क्षेत्र के लिए आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर वहाँ पैसिफिक कमांड इसीलिए अमेरिका का है जी। ध्यान वहाँ पर क्यों है और वैल्यू भी है क्योंकि तकरीबन दुनिया का 60% से ऊपर ट्रेड उधर से ही होता है जी। चीन का तो 80% ट्रेड तकरीबन उधर से ही होता है जी। तो इसलिए वहाँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जो दुनिया में जैसे अमेरिका कहता है रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जो रूल्स बने थे इसके लॉज ऑफ सी, आपको पता होगा, उसी के बेसिस पर सारा ये चलता है। तो उसका वायलेशन होने लगा था चीन की तरफ से जी। चीन ने अपनी फिशिंग बोट्स काफ़ी आगे भेजना शुरू कर दिया था जी, जो उसका एरिया नहीं था जी। और उसी की आड़ में वो स्पाई बोट्स भी चल रही थी उसकी जी, स्पाइंग करने के लिए। और कहाँ करेगा, चूंकि अमेरिका की ताकत थी तो उनके जो चीज़ें थी उस पर उसकी स्पाइंग कर रहा था वो कि क्या कैपेबिलिटी क्या है, जितनी भी चीज़ें थी जी। प्लस आपको पता है हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चीन की है उसकी बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो वो है क्या, मैं उसको बोलूँगा डेट डिप्लोमेसी है जी, कि इनको पैसे दो और इनको अपने कर्ज में डुबो के रखो जी। इन देशों को, जो आप देख ही रहे हैं वही हो रहा है, चाहे वो श्रीलंका, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं। तो श्रीलंका, ये यहाँ पर भी यही उन्होंने शुरू किया जी, और बाकी कंट्रीज से किया। और यहाँ तक कंडीशन आ गई कि सोलोमन आइलैंड्स जो वहाँ है जी, उसने इनके दबाव में आकर के ताइवान को पहले रिकॉग्नाइज कर दिया था उसने एज ए कंट्री, वो उसने वापस ले लिया जी। तो और इनफैक्ट फिलीपींस भी अभी भी, हालांकि अब थोड़ा सा अलग है, मे बी यूक्रेन रशिया वार के बाद, अदरवाइज जो भी इनके साथ ही ड्रिफ्ट कर रहा था जी। तो धीरे धीरे चीन अपना प्रभुत्व इसमें बढ़ाता जा रहा था। और ये
सिर्फ अमेरिका का एक क्षेत्र तो खत्म हो ही रहा था, बट सबके लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि अगर ये हो जाएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये ट्रेड रूट है। और ये आपको पता है सीधा कनेक्ट करता है इंडियन ओशन का ही तो, और इंडियन ओशन अगर है जिसमें कि इंडिया ही है, एक ही तो पूरी दुनिया में देश है जिसके नाम पर ओशन है, हिंद महासागर। तो उसका भी, उस पर भी असर पड़ना था, जो कि चीन कोशिश करेगा। और इतना होने पर इंडिया ही एक देश है जो कि एक्चुअली देखा जाए, जो हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको देखते हुए हम काफ़ी इसमें ऑपरेट कर सकते हैं और इसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो इसको मिला करके एक तरह से सारा रणनीतिक और उसके बाद मैं कहूँगा कूटनीतिक, पहले स्ट्रेटजिक और फिर जो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल जो चीज़ें आई हैं वो हैं। एम इन्होंने जो अपना दिया हुआ है कि फ्री और ओपन हमने ट्रेड रखना है इस इलाके में, और उन्होंने कहा रूल बेस्ड इसमें ऑर्डर आना चाहिए इस रीजन में। और सबसे पहले इसका आइडिया जो आया था, जापान के जो पिछले प्रधानमंत्री थे जिनकी की हत्या कर दी गई, उनका जो है शिंजो आबे का, उन्हीं का जो है आइडिया था ये, और उन्होंने एक मंच पर ला करके और इसको शुरू कराया ये चीज़। और इसमें जो है मैंने आपको जैसे बताया 2004 में, हालांकि हम तो साथ में थे ही, रणनीतिक बातें होती ही रहती थी तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम नहीं मान सकते कि सिर्फ ये डिप्लोमेटिक या है, ये रणनीतिक एक इसमें स्ट्रेटेजिक, हाँ, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है इस इनिशिएटिव के साथ। और इसमें जो पहली जो ऑफिशियल डायलॉग हुआ था वो 2007 में हुआ था। इनफैक्ट फिलीपींस में ही आसियान के जब मीटिंग हुई थी उसके साथ ही उसी के साइड में ये मीटिंग सी चारों जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी हुई थी, और वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। पहले इनको स्ट्रेटेजिक ग्रुप ही एक तरह से था, माना गया कि एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है चाइनीज डोमिनेशन को कम करने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे मैंने बताया इनफैक्ट उल्टा हुआ, 80% वर्ल्ड का ट्रेड, मतलब बाकी कंट्रीज में जो वहाँ से होता है, 60% तो चाइना का ही है। तो आप सोचिए 80% ट्रेड अगर वहाँ से है और उस पर डोमिनेशन हो जाए, जैसे सुएज कैनाल के ऊपर डोमिनेशन है तो क्या हालत होगी। तो ये चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और आजकल सप्लाई चेन कितनी बड़ी चीज़ हो गई है, खास करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, कि इसके बिना देश कोई चल नहीं पाएंगे अगर सप्लाई चेन सुरक्षित नहीं रही। तो इसको सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी बात है, जो कि ये चलता रहा डायलॉग उसके बाद। और इनफैक्ट 2022 में टोक्यो में ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद 2023 में भी इस साल जो है ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग होनी है इसके ऊपर। और इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं ली जा रही, इसमें यहाँ तक लिया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि सिर्फ हम ये चार देश जो क्वाड वाले हैं वही नहीं, जितने भी देश हैं इसमें, ये जो इंडो पैसिफिक हैं, प्लस जो जितने इंडियन ओशन के भी लिटरल कंट्रीज हैं, 60 के आसपास जो कंट्रीज हैं जिसमें कि सारे आते हैं, उनको भी मिला करके चलेंगे और उनको भी एजुकेट करेंगे इसके बारे में, ये क्या चैलेंजेज हैं, किस तरह रहना है इसमें। और इसमें जो है इनको साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, मैलिशियस जो ये मैलवेयर वगैरह आता है उसके बारे में वो करना, और उनको जितनी भी जरूरत पड़ेगी इसके इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सारी चीज़ें उनको इसमें करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। और इन्होंने इनफैक्ट जहाँ तक हमारा, मतलब मैं पहले आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान का सवाल है, इंडिया पहले नहीं था उसमें। अगेन मैं जिक्र करूंगा, अगर माइक पोम्पियो की किताब आप पढ़ें तो उसमें ये दिया हुआ है उन्होंने कि इंडिया को बाद में एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री दे करके लाया गया। जी बिल्कुल, कि पहले नहीं उसमें था, लेकिन जब देखा गया कि, और इंडिया ने भी समझा कि जरूरत है, तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दे करके और इंडिया को क्वाड उसमें लाया गया। और एक्चुअली ये सिक्योरिटी काउंसिल ने ही एक लिया था, अगर आप
जो रिफ्लेक्ट किया था ग्लोबल रियलिटीज़ का। अगर आपको याद हो, ये इंटरनेशनल लॉ में भी इनफैक्ट ये बात गई थी, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था बाय यूएन, ये कंप्लेंट देखने के लिए कि चीन जो है अपने सीमा से बहुत आगे बढ़ रहा है जी। जो फिशिंग से लेके बाकी सारी चीज़ें और सारी इन जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। और ये जो ट्रिब्यूनल बना था उन्होंने कंफर्म भी किया जी कि ये है, हालांकि चीन बात माना नहीं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये इंडो पैसिफिक में अब जो है जोर ज़्यादा है सभी का, ऑस्ट्रेलिया का भी है, जापान का भी है। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखें तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया की पीएम भी वहाँ गई और 14 में से 11 कंट्रीज में बल्कि उन्होंने विजिट किया कि ये बताने के लिए कि हम साथ हैं, हम आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं चीन से। तो इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इनफैक्ट अब मैं ये कहूँगा कि एक इंडो पैसिफिक का रूप ले रखा है। हालांकि ये 4 लोग हैं लेकिन उनको भी साथ लेकर के वो चलना चाहेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बनाना चाहते हैं लोग उन कंट्रीज के साथ, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए वो जो कंट्रीज हैं उनका कोस्टलाइन काफ़ी है, इकोनॉमिक जोन काफ़ी है और चीन चाहता है कि इनको साथ में लेके हम एक्सप्लॉयट करें। जितने रिसोर्सेज हैं सीबेड वाले या उन कंट्रीज में हैं उनको जो एक्सप्लॉयट करें। और जो मैंने कहा था डेट डिप्लोमेसी अपनी उसको भी लेके आगे बढ़े, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इनको जागरूकता फैलाने के लिए। और दूसरी चीज़ वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उन कंट्रीज में, क्यों तो टोटली क्लाइमेट के ऊपर ही है, खराब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई तो डूब जाएंगे, उनका एरिया ही बहुत कम होता है। दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आज तक उसकी इकोनॉमी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना आगे बढ़ा, इसीलिए वो ड्रिफ्ट हो रहे थे चाइना की तरफ। तो ये जो इंडो पैसिफिक या क्वाड है, इंडो पैसिफिक के सारे 12-13 देशों को लेकर के और एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जोन भी ये बनाना चाहते हैं जिससे इनको लेकर के आगे चले। तो एम दोनों हैं, उनको भी देखना जो कंट्रीज हैं, और साथ में ये भी एम है कि चीन की जो बढ़ती हुई उसकी ताकत है जो कि दुनिया को कमजोर कर सकती है, दुनिया के ट्रेड को कमजोर कर सकती है, दूसरे देशों को नुकसान हो सकता है, उसको भी रोकना। जी बिल्कुल। और जब चीन की ताकत की बात हो रही तो सर ताइवान भी आ जाता है। ताइवान के प्रति चीन की आक्रामकता बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? क्या चीन ताइवान पर सीधा हमला करने की हिमाकत कर सकता है? हालांकि अमेरिका कई बार चेतावनी दे चुका है, संदेश भी दे चुका है कि हम साथ देंगे, ताइवान का साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे। आपको लगता है कि सीधा हमला हो सकता है? देखिए, इसके बारे में हम लोग पहले एक बार बात किए थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। चीन तो बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और शी जिनपिंग के मुताबिक उन्होंने 2040 तक की डेट रखी है कि 2040 तक हम इनको ताइवान को अपने में मिलाएंगे। और क्यों मिलाएंगे आपको पता है कि ताइवान की लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना डेवलप्ड है। अब आप देखिए, हम बात करते हैं चिप्स की, सेमीकंडक्टर 80% वहाँ से सप्लाई हो रहे थे वर्ल्ड में और चाइना में। चाइना को भी दिक्कत आई है, वर्ल्ड को भी दिक्कत आ गई है। हालांकि मैं कहूँगा कि थोड़ी दिक्कत सभी ने सहा, हमने भी सहा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि अब हमारे यहाँ साउथ कोरियन कंपनी फॉक्सकॉम जो है गुजरात में चिप्स बना रही है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि ताइवान जो है उसमें मदद करना चाहता है। तो सोचिए अगर ताइवान की मदद हमें मिल गई उसमें तो कितने बड़े हम चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ बना सकते हैं, बन सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं ताइवान की जो हम पहले देख चुके हैं, रणनीतिक और कूटनीतिक जो है, और चीन कैसे उसको अपना मानता है, जबकि पहले ये था कि एक्चुअल चीन वो था। क्यों मॉन्टिंग जो वहाँ से वो भाग करके उधर आए थे, मेन तो कंट्रोल पहले चीन का राज उन्हीं का था, वो तो माओ ने उनको भगा करके ताइवान में ये लोग भागे और वहाँ जा करके चल रहे थे। बाद में सभी देशों ने चीन को अलग कंट्री दे दिया, उनका PRC कर दी, मान्यता दे दी। तो ये तो है चीन का। लेकिन जो आपने मेन मुद्दा है कि क्या अटैक कर सकता है, देखिए कुछ दिनों में आपने देखा कितनी कोशिश की। पहले एम ये था चीन का कि ताइवान को दुनिया से कट ऑफ करो, कि कोई आए नहीं,
बड़े लोग नहीं आए। अब आप देखिए नैन्सी पेलोसी से शुरू हुआ जी, वो तो अब तो हट गई जी, वहाँ, दूसरे स्पीकर आ गए। हाँ दूसरे आगे, लेकिन वो गई। जी, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा हुआ। उसके बाद जापानीज डेलीगेशन वहाँ गया। जी, उसके बाद बाकी कंट्रीज के भी, पोलैंड से भी लोग गए। जी, तो अमेरिका से उनके फॉरेन अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी गए। जी, तो अब लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया, और उसको चीन को सबसे बड़ा धक्का वहां लगा जी, कि अगर लोग ऐसे जाते रहेंगे तो एक तरह से तो ताइवान को मान्यता मिल जाएगी, जो उसमें एक बाधा बनेगा, जी, जो चीन का, जो चीन ने सोच रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी तो उसने सबसे पहले दबाने की, डराने की कोशिश की, जिसका जवाब बाकी देशों ने दिया, अमेरिका ने खास करके, जी, कि भाई हम मदद को आगे आएंगे। मदद को आगे आने का पहले ये लगता था कि मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा जी, उस लड़ाई में, मदद करेगा। तो उस पर चीन ने भी सोचा कि ठीक है मदद आएगा, फिर हम भी तो ताकतवर हैं। जी, लेकिन अभी चीन ने जो देखा कि यूक्रेन की मदद कैसे हो रही है जी, बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, जी, तो इसका भी असर तो चीन पर होना लाजमी है। जी, उसको पता लग गया कि भाई अगर मदद भी ऐसी हुई, जी, इंडो पैसिफिक कमांड है और प्लस नेवल फ्लीट वहाँ है ही है, जी, तो फर्क तो पड़ेगा। जी, और इन्हीं चीज़ों के लिए तो ये सारा अपनी स्पाइंग एक्टिविटी इतनी जो चीन कर रहा है, क्यों कर रहा है, जी, यही जानने के लिए कि कहाँ पर कितना है। जी, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो आई थिंक सबसे ज़्यादा फॉरेन बेसिस, मिलिट्री बेसिस यूके के हैं, उसके बाद अमेरिका है, और फिर चीन आता है। चीन के हालांकि फिर भी बहुत कम है, जी, 60 के आसपास है अमेरिका तो, और ये तो 190 के आसपास जी। जाते हैं। तो यही चीज़ कोशिश कर रहा है चीन पता करने की। और जैसे मैंने कहा, ये जो हो रहा है यूक्रेन में देख करके तो लग गया है, और अमेरिका बिल्कुल एडमेंट है कि हम मदद करेंगे। जी, तो मुझे नहीं लगता कि चीन इतनी जल्दी कुछ करेगा। हाँ, अगर करेगा तो पूरी चीज़ें देख करके। और रूस ने भी तो ये सोचा था, हम तो ओवरनाइट, कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन में हम कब्जा कर लेंगे, जी, यूक्रेन पर बिल्कुल बगल में है। जी। इन्होंने भी यही सोचा होगा कि कर लेंगे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं है। और ताइवान, जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा था, जी, इतना ज़्यादा वो सोच में नहीं था, अब उसने भी कर दिया। जी, वेपन्स लेने कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जी, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी अपनी मिलिट्री और बाकी लोगों को भी, खास सिर्फ मिलिट्री ही नहीं। जी, तो वो भी अगर इतना होगा और वेपन्स अगर मिलने लगे जैसे कि यूक्रेन को मिल रहे हैं, जी, तो इतना आसान नहीं होगा चीन को ताइवान के ऊपर कब्जा करना, भले जी, कितनी भी चीजें अपनी पूरी ताकत लगा दे। जी, दूसरी चीज, क्या चीन ताइवान पर अगर हो गया तो क्या वो भी, कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत भी उलझा के रखे उसको, जी, या अफगानिस्तान, या कहीं जहां भी वो है, जी, कहीं ना कहीं से, कि चीन का एक ही फ्रंट नहीं हो, जी। 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर हो, जी, जैसे हम इंडिया के लिए कहते हैं, जी, पाकिस्तान और चीन मिला के। जी, तो ये सब चीजें हैं जो कि दोनों तरफ है। मैं नहीं कहता कि ये थॉट प्रोसेस है किसी की, जी, बट ये मेरी थॉट प्रोसेस है जी, कि अगर प्रेशर यहाँ माउंट हो गया जी, चाइना बॉर्डर पर, और क्यों नहीं होना चाहिए, जी, मुझसे पूछिए, मैं कहूँगा हाँ, जी, प्रेशर ये होनी चाहिए। जी, यहाँ भी प्रेशर हो गया, उधर इन्वॉल्वमेंट होगी, तो क्या चीन दोनों जगह सस्टेन कर पाएगा? जी, जी, बिल्कुल, मौके का फायदा उठाना ही और चाहिए। क्यों हमें नहीं उठाना चाहिए? जी। अगर हम अपना एरिया वापस ले सकें तो क्यों नहीं करना चाहिए? जी, जी, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हैं। आई एम श्योर कि चीन भी सोच रहा होगा जी। ये कि कैसे कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इतनी जल्दी, एम तो उसका है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जी, लेकिन कर पाएगा इतनी जल्दी, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा पॉसिबल। जी। चीन से चलते हैं सर तुर्की की तरफ। अभी हमने देखा कि कितना बड़ा वहाँ पर भूकंप आया। भारत ने बचाव उपकरण, राहत सामग्री, मेडिकल दल के साथ कई विमान भूकंप प्रभावित तुर्की भेज दिए। भारत के इस मैत्री अभियान के बाद क्या तुर्की की सोच में परिवर्तन आएगा? नीरज जी, अगर हम थोड़ा पहले चलें, तुर्की या टर्की से हमारा संबंध कम बना। जी, 1948 था। जी, 19 इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में उनके कमाल पाशा हुआ करते थे, जिन्होंने कि ओटोमन एम्पायर को
उन्होंने दबा करके और उनके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बने थे, रूल कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने, पाशा ने जो लाइन अपने लिए रखी थी कि एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे टर्की को जी, ये इनको बड़ा अच्छा लगा जवाहरलाल नेहरू को। और उन्होंने उसी समय कहा कि भाई अगर एक मुस्लिम कंट्री सेकुलर हो सकता है तो हमें भी होना चाहिए, और हम जो है उनके साथ संबंध बनाएंगे। तो उस समय संबंध बनाना शुरू हुआ था जी उनसे। लेकिन आते आते चीज़ें चलती रहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको पता है कि दुनिया बट गई खेमों में, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, तो रूस का और अमेरिका दोनों का 2 खेमे बट गए जी। और टर्की ने अमेरिकन खेमा ज्वाइन किया, और हमारे बगल में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। इंडिया फिर भी नॉन अलाइंड रहने की पूरी कोशिश करता रहा जी। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे चीज़ें चली, धीरे धीरे रशिया के नज़दीक आना पड़ा, तो दोनों खेमे तो वहीं से विचारधारा बदल गई जी। उसके बाद आपको ये भी सोचना होगा, 1965 और 71 की लड़ाई में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था जी, उनकी मदद की थी। एर्दोगन जब आए 2002 में, इन्होंने आई थिंक संभाली सत्ता इस्लामिक पार्टी के उसमें जी। और 2004 से आने के बाद पिछली लेगेसी चल ही रही थी। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो राजीव गांधी के टाइम में थोड़ा सा फिर हुआ कि नज़दीकी तुर्की से रखा जाए। कारण था, उसका कारण यह था कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने एक कमेटी बनाई ये पाकिस्तान के कहने पर कि कश्मीर में, इन्होंने बोला कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, हमारे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत हो रहे हैं उसके ऊपर, और जिसमें सऊदी अरेबिया और टर्की भी आगे थे। तो उनके टाइम में हुआ कि टर्की को साथ में लिया, चूंकि पहले साथ में था, बीच में ठीक है रिलेशन जो भी हुए, कि हम इस पर थोड़ा OIC पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन बात उतनी नहीं बढ़ पाई। हालांकि टर्की की विजिट हुई, ये भी गए, उसके बाद इवन नरसिम्हा राव टर्की में गए, विजिट किए, वाजपेयी भी गए थे जी। टर्की एर्दोगन भी आए थे जी। लेकिन एर्दोगन के आने से पहले की अगर हम बात करें, अगर आप लें तो एर्दोगन के आने के बाद 2004 के बाद उन्होंने देखा कि जो हमारा ट्रेड है उनके साथ, टर्की के साथ, हमारे फेवर में था, तो उनको लगा कि इसको दूर करना चाहिए जी, कि उनको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, टर्की में बिजली की काफ़ी किल्लत थी, उनके पास था नहीं, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे कि हाइड्रो जनरेशन कर पाते या कोल और बाकी, तो न्यूक्लियर पावर पर जाना चाहते थे। और वो इंडिया में की तरफ झुके कि न्यूक्लियर पावर मिले, इस वजह से कि आपको पता है कि थोरियम हमारे पास बहुत है, जो न्यूक्लियर प्लांट में यूज होता है केरला में, और उस कर्नाटक आसपास, केरला में बेसिकली अगर देखें, और पार्ट्स ऑफ कर्नाटक का थोरियम मिनरल बहुत है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए। तो वो बहुत कीन थे इसके लिए, लेकिन इंडिया ने उस समय उनको इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। इनफैक्ट 2017-18 में वो आए विजिट पर जी, और मेन मुद्दा ये था, लेकिन 2018-17 में, आई थिंक 16-17 में जी, ऐसे ही आए होंगे, और उस समय उनको कुछ आश्वासन नहीं मिला, तो निराश ही गए जी। और तब से वो बल्कि प्रो पाक और ज़्यादा हो गए। इनफैक्ट आपको याद है एक सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था बनाने के लिए इंडिया को, जो कि बाद में जब उन्होंने UN में रेज किया कश्मीर इशू जा करके, और पाकिस्तान के असेंबली में जाके इन्होंने बोला था 2022, पिछले साल 2022 में फरवरी में पाकिस्तान के विजिट पर गए थे, असेंबली में वहाँ उन्होंने बोला कि जितना सीरियस इशू है कश्मीर पाकिस्तान के लिए, उतना ही इशू हमारे लिए, टर्की के लिए भी है जी, जी। तो यहाँ तक जब हो गया तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि किस सिचुएशन में हम हैं जी। हालांकि ऐसे नहीं है कि टर्की जो है या तुर्की अभी कमज़ोर है, आपको पता है अमेरिका के साथ भी है और इधर रशिया के साथ भी है, उसी के ऊपर टिका हुआ है फिनलैंड और नॉर्वे का नाटो में मेंबरशिप, जो कि रशिया के उसमें
फिर रशिया से इसने इन्होंने बातचीत की है, यूक्रेन से फूड ग्रेन मसले पर भी इनका वो था। तो ऐसे करके है, लेकिन अभी भी उनकी प्रॉब्लम तो है। एर्डोगन ने तो आपको पता है एक चर्च को मस्जिद बना दिया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी ऐतिहासिक चर्च को, हाँ जी, सोफिया चर्च जिसको कि इन्होंने बना दिया, तो ये चीज है। तो इस चीज ले करके अब कितना फर्क डालेगा, इंडिया ने तो अपनी मानवीय आधार पर जी एक कर दिया, उनके एम्बेसडर ने बहुत अप्रिशिएट किया जी इंडिया का जेस्चर कि इंडिया ने पहले ही दिन मिल करके और इतनी ज़्यादा सामग्री वहाँ भेज दी जी और इतने लोग गए, तो ये मानवता के नाम पर तो कर दिया। अब ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर आगे बढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर तो मुझे इतनी जल्दी नहीं नजर आता कि एर्डोगन के रहते जी इतना कुछ हो पाएगा। जी लेकिन कह नहीं सकते कि अगर ये चीज कुछ फर्क डाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जी होना चाहिए। लेकिन ये मैं कहूँगा कि हाँ, मानवता के नाम पर जो भारत कर रहा है एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, और एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर को ये काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। और भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग की घोषणा की है। यह भारत के लिए किस मायनों में हितकारी होगा? ये देखिए, इसका रीजन पहली बात तो क्या है, और सब कुछ अगेन रणनीतिक और कूटनीतिक ही आता है। जी बिल्कुल, कि ये रीजन तीनों हैं। अगर देखा जाए तो ये हम इंडियन ओशन ही मेन अभी आ जा रहा है, इसको जरूरत सबको है जी, हमें भी है और सऊदी अरब को भी है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी मुलाकात हुई थी, वहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें चीज़ तो ही ली जा रही है कि हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे और इकोनॉमिक, कल्चर, बाकी चीज़ों पर। बट उसमें उन्होंने ये भी डाला है कि हम डिफेंस कोऑपरेशन भी करेंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे जी, जो कि लास्ट में हमेशा बोला जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और सऊदी अरेबिया के साथ आपको पता है कि मैंने पिछली बार भी हमने वो किया था कि वो तो आर्म्स खरीदने के लिए भी तैयार हो गया है हिंदुस्तान से जी। तो ये जो चीज़ है, ये मैं कहूँगा इस क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है जी हमारे लिए। सऊदी अरेबिया काफ़ी क्लोज हो गया है पिछले कुछ सालों में। इकोनॉमिकली भी आपको पता है कि वो काफ़ी कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं जी। ऑयल तो खैर है ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में और डिफेंस के मामले में उन्होंने खुद देख लिया है कि हम किस लेवल तक सक्षम हैं और उनको बना सकते हैं जी। तभी जो है वो इस तरह आ रहे हैं। कूटनीतिक क्षेत्र में उन्होंने देख लिया है कि भारत की सुनी जा रही है हर एक जगह पर। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो बातचीत है वो इसी को लेकर के आगे बढ़ने वाली है जी। बहुत अच्छी शुरुआत है, और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो जरूर हम बढ़ रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं सुपर पावर स्टेटस, अभी नहीं कहता कितनी जल्दी है, बट उस दिशा में एक और ये प्रयत्न है जी। बिल्कुल। और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को आगे रखेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? जयशंकर जी लगातार ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ग्लोबल साउथ है कौन जी? अफ्रीका और एशिया के वो देश, इवन एशियाई क्यों, और भी हैं, बट मेन इनके ये जो देश हैं जो कि हम ये कहेंगे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग हैं जी, जिनकी उतनी नहीं सुनी जा रही है जी। हर एक चीज पर उनका मतलब अभी अगर कोई बात कर रहा है तो यूरोप अपने लिए कर रहा है जी, हमारी ये परेशानी है, ये है। अमेरिका अपनी बात कर रहा है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है, बट इन देशों के क्या हालात हैं जी, उन पर कोई बात नहीं हो रही है जी। सूखा है, भुखमरी की हालत है, वहाँ डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है जी। डेट ट्रैप में वो फंसे जा रहे हैं जी। इन कंट्रीज में इतने ग्रुप्स हो गए, आपस में उनकी लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं जी, वो कहीं कोई बात नहीं हो रही है, और कोई उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर वो अपनी बात कह सकें जी। तो इंडिया ने पहले ही बोला कि G20 प्रेसिडेंसी में जी वो चाहते हैं कि इन देशों की भी बात को हम आगे ले आएं जी। सिर्फ ये G20 की ही बात नहीं करें, इन कंट्रीज को जिनको कि अभी तक नहीं सुना गया उनको उनकी बात सुनी जाए जी। तो एक बहुत बड़ी आउटरीच
इंडिया एज ए G20 प्रेसिडेंट कर रहा है जी। और एक बात ये भी समझिए कि अगर इंडिया कर रहा है तो आगे लोग रोक नहीं पाएंगे इसको। जी, जी। और अगर हिंदुस्तान कर रहा है तो नेचुरली हम अपनी प्रेजेंस, अपनी जो इन देशों में हिंदुस्तान के प्रति जो भावना है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। कि भाई ये देश तो कम से कम कोई तो है जो हमारे बारे में भी सोच रहा जी। है और हमें देख रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेके ये चल रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम इन देशों को भी हर एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल, इन सारे चीज़ों पर इनको आगे लेके चलेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स जो हमें साइबर और बाकी बातें कर रहे थे जी। इनके जो जैसे आगे बढ़ें। बट जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इनकी फूड सिक्योरिटी की, इनके डेवलपमेंट की, जिससे और ये आगे बढ़ सकें जी। अपने देश में लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें, इन चीज़ों को इमीडिएट लेकर के चलना है जी। जिसके ऊपर इसमें विचार हो रहा है और होगा। आपको पता है इस बारे में 2 मीटिंग्स हो रखी थी। इनफैक्ट पहले जो मीटिंग जनवरी में ही 12-13 को मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट से बात की थी और उसके बाद मिनिस्टर्स ने जो हमारे हैं उन्होंने भी उनके मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर से बात की जी हर एक कई इश्यूज़ पर। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसके पहली बार G20 की हिस्ट्री में हो रहा है जी। और ये आगे ले करके अगर हम ऐसे चलते रहे तो आगे के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता हिंदुस्तान ये सारे जितने ग्रुप्स हैं जो हैं उनको भी दिखा रहा है कि इसको ले करके हम अकेले नहीं चलें जी। G7 बना, G5 से G7 बना और G7 और ये G20 बना जी। एम है कि हम सिर्फ सीमित नहीं रखें G20, ऑफ कोर्स उस लेवल में है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं जी, उनको भी साथ लेके चलें। एक बहुत अच्छी पहल है जिसको आगे लेके हमें चलना चाहिए जी। बिल्कुल। और निश्चित रूप से भारत का इतिहास भी रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरे विश्व को हम अपना एक परिवार मानते हैं और चाहे आपदा का समय हो चाहे कैसा भी समय हो, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर दूसरों की मदद की है, निस्वार्थ भाव से की है। और जब भी चुनौतियां आई हैं तो कोई भी देश ने भारत की तरफ देखा है मदद के लिए तो भारत ने भी लगभग मदद की। और जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से तुर्की में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया, भारत ने तत्काल राहत सामग्री भेजी, उसके बाद अपनी टीमें भेज दी हैं, पहली बार महिला दल को भी उसमें शामिल किया गया है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और ख़ास तौर पे आज के कार्यक्रम में आपने समझा क्वाड क्या है और ये इसका जो गठन था उसका उद्देश्य क्या था, ताइवान पर चीन क्या हमला कर सकता है, खासतौर पे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उससे जो उसका जो एक निहितार्थ सामने आए हैं उसको लेकर सर ने जो एक प्रासंगिक कुछ मुद्दे उठाए हैं वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि जो जैसा हमने कहा कि भारत के पास अब G20 की अध्यक्षता है, लेकिन भारत सिर्फ G20 की नहीं, भारत पूरे विश्व की बात कर रहा है और एक ये संकेत भी दे रहा है, चाहे कि वो G5 हो, G10 हो, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं वो सब भी सिर्फ अपने उस समूह की चिंता ना करके बाकी दुनिया की भी चिंता करें। बहुत देशों में तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे हल निकल सकता है इसके बारे में भी चिंता करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।